तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जंतु हार्मोन। और जंतु हार्मोन के साथ साथ हम आज अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। आगे अंतःस्रावी ग्रंथि से ही हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पादप हार्मोन पढ़े थे। आज हमारा जो क्लास है, आज का जो सेशन है, इसके बाद इसमें हम जंतु हार्मोन के बारे में बात करेंगे। तो जंतु हार्मोन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, इनके कमी से, इनकी अधिकता से कौन कौन से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और यह बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण तो है ही। अगर कोई बच्चे, अगर कोई बंधु अगर देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभार एक दो प्रश्न पूछ लेते हैं, एक नंबर तो पूछ ही लेता है। तो ये जंतु हार्मोन, पादप हार्मोन अति महत्वपूर्ण है। चलिए बिना समय गवाए हुए हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम ही है बच्चों नियंत्रण एवं समन्वय। और नियंत्रण एवं समन्वय अगर हम बात करते हैं जंतु में, तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रासायन के द्वारा और एक होता है तंत्रिका के द्वारा। तो रासायनिक के द्वारा जब नियंत्रण एवं समन्वय होता है तो उसे बोलते हैं रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। और जब तंत्रिका के द्वारा होते हैं तो उसे बोलते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तो हमारा टॉपिक क्या है, तो आज ये जो पहला टॉपिक है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए, तो जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय विभिन्न प्रकार के हार्मोन के द्वारा होते हैं। विभिन्न प्रकार के हार्मोन, जिसे हम रासायनिक पदार्थ, हार्मोन जो है एक प्रकार का केमिकल्स है, तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है, उसे ही बोलते हैं हार्मोन। और वही हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। तो देखिए, जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है। वे रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों, तो हार्मोन कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। नहीं, हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है जो संदेश वाहक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, संदेश वाहक का। जैसे अचानक कोई व्यक्ति पीछे से अगर डराने का कोशिश करता है, तो जब डरता है तो उस समय भी हार्मोन रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन, नर एपिनेफ्रिन, इस प्रकार के हार्मोन, डर वाला हार्मोन होते हैं, जो कि एड्रीनलिन हार्मोन का एक समूह है और एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो ये जंतु एवं पादप दोनों में उत्पन्न होते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं जंतु एवं पादप दोनों में उत्पन्न होते हैं। अब अगर हम देखा जाए कि जंतु हार्मोन क्या होते हैं, तो वे रासायनिक पदार्थ व ये ऐसे हार्मोन होते हैं जिसका स्राव अंतःस्रावी ग्रंथि से होते हैं और अल्प मात्रा में होने के बाद भी अपना प्रभाव दूर स्थित अंगों पर दिखाता है। उसी को क्या बोलते हैं, जंतु हार्मोन बोलते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वे रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न होकर सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल का बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं जिसे हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। नहीं, थायराइड होते हैं, पाराथायराइड होते हैं, नहीं, पीनियल होते हैं, इसके अलावा एड्रीनल होते हैं, नहीं, अग्नाशय की लंगर हैं, सुदीपिका होते हैं, वृषण होते हैं और अंडाशय होते हैं। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है और यह सीधे रक्त में रिलीज होता है, जो अल्प मात्रा में होने के बाद भी दूर स्थित अंगों पर अपना प्रभाव दिखाता है। उसी को क्या बोलते हैं, जंतु हार्मोन बोलते हैं। तो देखिए, वे रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में उत्पन्न होकर सीधे रक्त में स्रावित होते हैं और अल्प मात्रा में होने के बाद भी दूर स्थित शरीर के विभिन्न अंगों पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, तो जंतु हार्मोन कहलाते हैं। इतना क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अच्छे से इसका नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होते हैं। एक तो ग्रंथि होते हैं, देखिए ग्रंथि, और एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ग्रंथि को ही बोलते हैं बाह्य ग्रंथि। तो बाह्य ग्रंथि से क्या होते हैं, एंजाइम स्रावित होते हैं, एंजाइम स्रावित होते हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं। एंजाइम हमारे पाचन में सहायक प्रदान करते हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में ग्रोथ करता है, विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो वही क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करें तो एक ऐसा ग्रंथि होता है जो शरीर के अंदर
जो शरीर के अंदर आंतरिक रूप से हार्मोन का स्राव करता है और जिनका संबंध नलिकाओं से नहीं होता है, मतलब इसमें कोई भी डक्ट नहीं पाया जाता है, फिर भी अपने स्राव को सीधे रक्त में पहुंचा देता है, उसी को ही क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। क्लियर है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब समझ में आया। तो ऐसी ग्रंथि जो शरीर के अंदर आंतरिक रूप से क्या करेगा, हार्मोन का स्राव करेगा, और जिनका संबंध नलिकाओं से नहीं होती है, बल्कि ये ग्रंथियां अपने स्राव को सीधे कहाँ मुक्त करता है, रक्त में मुक्त करता है, उसी को ही क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसमें पहला है पीयूष ग्रंथि, या इसी का दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसी को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। और मास्टर का भी मास्टर होता है, नहीं आपको तो पता ही होगा, मास्टर का भी मास्टर होता है। तो हमारे मस्तिष्क में होते हैं हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस जो होते हैं, ये जो मास्टर ग्रंथि दिख रहा है, ये पीयूष ग्रंथि को ही क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और इसका भी मास्टर कौन है, तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित करता है, और यह मास्टर ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि या अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। तो पहला ग्रंथि हमारा क्या है बच्चों, पीयूष ग्रंथि है, दूसरा क्या है, थायराइड ग्रंथि है, तीसरा पाराथायराइड ग्रंथि है, चौथा एड्रीनल ग्रंथि है, नहीं, और पांचवा अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाएं बोलते हैं इसको, नहीं, पीनियल ग्रंथि है, और जनन ग्रंथि जिसमें वृषण और अंडाशय आते हैं। तो ये हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो क्लियर है इतना, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करता है बच्चों, आंतरिक रूप से हार्मोन का स्राव करता है, और इसका संबंध नलिका से नहीं होता, फिर भी अपने स्राव को सीधे कहाँ मुक्त करता है, रक्त में, उसे क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। तो यह प्रमुखता से 7 होते हैं, नहीं 7 दिखाया गया, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना केवल कितना है, तो पीयूष पढ़ना है, नहीं थायराइड, पाराथायराइड, एड्रीनल, अग्नाशय, पीनियल एक्स्ट्रा है, पीनियल नहीं पढ़ना, फिर भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसके अलावा जनन ग्रंथि जिसमें वृषण और अंडाशय आते हैं। तो बारी बारी से सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला ग्रंथि, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए, तो ये जो पीयूष ग्रंथि है बच्चों, यह मनुष्य के कपाल के स्फेनाइड नामक हड्डियों के गड्ढों में पाए जाते हैं। ये जो कपाल होते हैं, कपाल में स्फेनाइड नामक हड्डी के गड्ढों में यह पाए जाते हैं, और यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए कौन सा ग्रंथि कहते हैं इसको, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाए जाते हैं तो कपाल के स्फेनाइड नामक हड्डी में, कार्पस कैलोसम में, हाइपोथैलेमस के पास, या इनमें से कोई नहीं। तो कहां पाए जाते हैं, कपाल के स्फेनाइड नामक हड्डी के गड्ढों में पाए जाते हैं। कपाल का एक हड्डी होता है स्फेनाइड, और स्फेनाइड नामक हड्डी के गड्ढों में पाए जाते हैं। ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, मतलब सबको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, तो ये पीयूष ग्रंथि, उसी का दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए इसको कौन सा ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका भी मास्टर ग्रंथि होता है, इसका भी मास्टर होता है, जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का एक भाग है। चलिए, तो इसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, और उनके कार्य क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला हार्मोन जो है, अगर यौवना आरंभ से पहले अगर अधिक स्रावित होता है तो व्यक्ति की लंबाई औसत से अधिक हो जाता है, मतलब खजूर के पेड़ के जैसा। नहीं, उसके लिए स्पेशल दरवाजा भी बनवाना होगा, नहीं तो बेचारा आएगा तो लुढ़क जाएगा यहीं पर। और यौवना आरंभ से पहले अगर कम स्रावित होगा तो गमला में पैक हो जाएगा, नहीं तो उसका मतलब वह बौना हो जाएगा। तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, तो हमारे शरीर के ग्रोथ में ये सहायक होते हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो यही बात है, यौवन आरंभ, देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि यौवन आरंभ से पहले इसका स्राव अधिक होने से मनुष्य की लंबाई औसत से अधिक बढ़ जाती है। यदि यौवन आरंभ से पहले इसका स्राव कम होता है तो क्या होगा, तो उसमें वृद्धि रुक जाएगा, जिससे मनुष्य में बौनापन आ जाता है। तो देखे होंगे आप लोग, और आप लोग भी
शायद कहीं पिए होंगे कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा, तैयारी जीत की, नहीं, ये सब पी पी के क्या करता है, ग्रोथ को तनी बढ़ाता है। तो उसे पीने से कुछ फायदा है नहीं, बस संतुलित आहार भोजन मिलना अति आवश्यक है। चलिए, अब इसका दूसरा हार्मोन कौन है, तो दूसरा हार्मोन है जनन ग्रंथि नियंत्रक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसे जीटीएच भी कहते हैं शॉर्ट में, ये देखिए लिखा हुआ है जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब यह हार्मोन जो है ये क्या करता है, तो जनन ग्रंथि, वृषण और अंडाशय में जनन हार्मोन के स्राव को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर यह कंट्रोल में नहीं होगा, मतलब देखिए हार्मोन जरूरत से ज्यादा हो गया फिर भी बीमारी, कम हो गया फिर भी बीमारी, तो ये बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस करने का कार्य कौन करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होते हैं। यह हार्मोन क्या करता है, तो वृषण अर्थात मेल में और अंडाशय फीमेल में यह जनन ग्रंथि होते हैं, इनसे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन मेल में, फीमेल में एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, तो ये सब हार्मोन को क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा स्रावित होने से मतलब उसके मन में विभिन्न प्रकार के भावनाएं उल्टा पलटी वाला आता है विपरीत लिंग के प्रति, तो इस सब को भी नियंत्रित कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन, इसके अलावा फीमेल में बहुत सारे, और बहुत सारे नहीं, प्रमुखता से 3 होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्टेरोन, और एक होता है रिलैक्सिन। तो ये सब हार्मोन एक निश्चित समय अवधि पर आना चाहिए, जरूरत से पहले आने पर मतलब उसमें किशोरावस्था वाला पहचान जो है वो पहले ही आने को देख सकता है, तो उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो वृषण और अंडाशय से जो जनन हार्मोन स्रावित होते हैं उसको क्या करता है, या नियंत्रित करता है, और इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीटीएच बोलते हैं। नहीं, इसके अलावा तीसरा हार्मोन है थायरोट्रोपिन उत्तेजक हार्मोन, नहीं, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको कहते हैं, और इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं टीएसएच, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या करता है, तो ये थायराइड नामक ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन को यह नियंत्रित करता है और उसको उत्तेजित करता है ताकि वह उससे रिलीज हो। देखिए, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, और यह हमारे गला के पास में पाए जाते हैं। जब इसी में सूजन हो जाता है ना, तो एक प्रकार का बीमारी होता है जिसका नाम होता है ग्वाइटर, घेगा। और यह क्यों होता है, क्योंकि इसको रिलीज होने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की। तो आयोडीन की आवश्यकता होती है, और जब आयोडीन हमारे भोजन में बहुत कम हो जाए तो यह हमारे थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाते हैं, सूजन हो जाते हैं, और यही सूजन क्या कहलाता है, एक बीमारी होता है जिसका नाम होता है घेगा। तो उसको क्या करता है, उत्तेजित करने का कार्य करता है। तो ये बात समझ में आया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है यह फीमेल में संतान उत्पत्ति के समय बनता है, और यह दुग्ध उत्पादन में सहायक होते हैं। तो ये कब बनता है, तो इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और हार्मोन होते हैं ऑक्सीटोसिन, तो ये भी बर्थ हार्मोन है। और इसके अलावा एक और हार्मोन होते हैं जिसका नाम होता है रिलैक्सिन, जो प्रसव के समय रिलीज होता है। देखिए, तो लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है यह हार्मोन कहाँ, तो यह फीमेल में संतान उत्पत्ति के समय बनता है, और इनसे क्या होते हैं, तो दुग्ध उत्पादन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। दुग्ध उत्पादन में ये क्या करते हैं, ये सहायक होते हैं, उसके रसांकुर को ग्रोथ करवाता है, नहीं, ये जो बेस्ट होते हैं उसमें क्या करते हैं, तो रसांकुर को डेवलपमेंट कराने में ये सहायक होते हैं। अब देखिए, एक दूसरा हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं एडीएच, या इसे वैसोप्रिन भी बोलते हैं, इसे एक दूसरा नाम है वैसोप्रिन। तो ये हार्मोन जो होते हैं बच्चों, ये हमारे शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। अगर किसी व्यक्ति में जल संतुलन नहीं है, नहीं, वह ठीक ठाक से कार्य नहीं कर रहा है ये हार्मोन, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, तो प्रत्येक 5 मिनट के बाद बसवारी में दौड़ता है, नहीं। तो ये होता है एडीएच, मतलब हमारे शरीर में जल संतुलन अर्थात जल हमारे शरीर में रहना चाहिए,
नहीं, और न ये अनबैलेंस हो जाते हैं तो बार बार यूरिन के माध्यम से जल बाहर निकलेगा, और यूरिन के माध्यम से निकलेगा तो क्या करेगा व्यक्ति, बसवारी में दौड़ेगा। तो ये होते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे वैसोप्रिन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है वैसोप्रिन हार्मोन। अब देखिए एक और हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, और ये कृत्रिम रूप से मार्केट में दवा के रूप में भी मिलता है, मेडिसिन के रूप में। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, यह हार्मोन संतान उत्पत्ति के पश्चात गर्भाशय की दीवारों को संकुचित करने में यह सहायक होते हैं। जब बर्थ होता है, जन्म होता है बच्चों का, तो उसके जो यूट्रस होते हैं उसके आकार बढ़े रहते हैं, तो उस यूट्रस को क्या करता है, संकुचित करने का कार्य, मतलब अपने उसे पुराने स्थिति में तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी क्या करता है, यह उसको यूट्रस को पूरा संकुचित करवाता है, तो उसमें यह सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त यह दुग्ध स्राव को भी उत्प्रेरित करता है, मतलब उसमें क्या हो, तो दुग्ध उत्पादन हो। और इसे भी जन्म हार्मोन, बर्थ हार्मोन कहते हैं। ये सामान्यतः मार्केट में मिलता है, ये पशु पर यह इंजेक्शन लगाया जाता है, मतलब एक इस इंजेक्शन के माध्यम से जो दुधारू पशु होते हैं उसको दिया जाता है ताकि उसमें जरूरत से ज्यादा दूध को उत्पादित किया जाए, लेकिन ये कानूनी तौर पर बैन है, प्रतिबंधित है, ऐसा नहीं करना है, फिर भी लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अब अधिकांशतः नहीं होता है। इसके अलावा कुछ फसलों में भी इसका उपयोग होता है, जैसे कोई फलदार फसल जो होते हैं, सब्जी होते हैं, उसमें भी यह इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उसके समय अवधि से पहले उसको ग्रोथ करा दिया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल रूप से मिलते हैं, लेकिन कृत्रिम अर्थात नेचुरल रूप से भी रिलीज होते हैं, और ये किन से रिलीज होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से। इसके बाद जो है हार्मोन थायराइड और अन्य हार्मोन है, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि, इसके बारे में हम लोग अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। तो खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।